हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल वेब्स एकेडमी पे, वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है वेब्स एकेडमी 24। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पे आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज है 18 दिसंबर। ठीक है, आज देखते हैं द हिंदू में क्या क्या है न्यूज़पेपर में। चलते हैं हमारा फर्स्ट मुद्दा पे। तो फर्स्ट मुद्दा आज का क्या है देखते हैं। फर्स्ट मुद्दा है आज हमारा, भारत और ओमान के बीच जो सेपा हुआ है, समझौता होने का संभावित है, जो हो गया है आज। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अगले सप्ताह मतलब ओमान की यात्रा किए थे। ठीक है, इस यात्रा के दौरान मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का और सेपा पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। ठीक है, ठीक है, सेपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, तो ओमान हमारे लिए महत्व क्यों रखता है? ठीक है, ओमान का जो महत्वपूर्ण तथ्य हम जानते हैं। ठीक है, तो अरब सागर भारत और ओमान के बीच स्थित है। अरब सागर कहाँ है? अरेबियन सी कहाँ स्थित है? भारत और ओमान के बीच स्थित है। इसकी जो ओमान की सीमा किस किस देश से लगती है? तो यूएई से लगती है। ठीक है, सऊदी अरब से लगती है और यमन से लगती है। एंड ये जो अरेबियन सी है उससे लगती है। ठीक है, तो ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे में क्या है, इसका जो डेजर्ट है, मरुस्थल है यहाँ का, उसका क्या नाम है? उसका नाम है रूब अल खाली। ठीक है, रूब अल खाली। ठीक है, डेजर्ट है। और दुक्कम बंदरगाह है। ठीक है, बंदरगाह क्या है? दुक्कम बंदरगाह, जो क्या है, भारत के सहयोग से विकसित किया गया है। ये भारत के सहयोग से विकसित किया गया है, दुक्कम पोर्ट। ठीक है, यहाँ ये क्या है, खाड़ी सहयोग जो गल्फ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका सदस्य है। तो जीसीसी का 6 सदस्य है। कौन कौन है? तो कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया और यूएई हो गया। ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल एक दिन मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो में लाके खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, अब देखते हैं कि भारत और ओमान के बीच क्या संबंध है। ठीक है, भारत और ओमान का संबंध देखते हैं। तो भारत और ओमान का द्विपक्षीय जो व्यापार है, बायलैटरल ट्रेड जो है, लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर का होता है। ठीक है, कितना? 12 अरब अमेरिकी डॉलर का। और यहाँ भारतीय प्रवासी जो ओमान में लगभग 7 से 8 लाख लोग भारतीय रहते हैं। कहाँ? ओमान में रहते हैं। ठीक है, ओमान से भारत को क्या क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है, एलएनजी प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज की आपूर्ति होती है। कहाँ से? ओमान से भारत को मिलता है। इसलिए ये महत्व भी रखता है आपका भारत के लिए। ठीक है, भारत के साथ जो व्यापार समझौता क्या है? तो भारत जिनके साथ जो सेपा एग्रीमेंट करने वाले हैं, अभी जो बातचीत हुआ है, यो यूरोपियन यूनियन से हुआ है, यूनाइटेड किंगडम से हुआ है, न्यूजीलैंड से, और ये खाड़ी सहयोग परिषद जो अभी हम लोग देख रहे थे, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल जो है, ये इसका देश जो अभी ओमान जो है सदस्य है, उसके साथ भी हुआ है। ठीक है, वर्तमान में किसके किसके साथ ये समझौता हो चुका है सेपा एग्रीमेंट? तो ये हुआ है यूएई के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा पहले से हो रखा है। ठीक है, ये याद रखिएगा सर। ठीक है, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, एग्जाम में, कि किसके साथ सेपा एग्रीमेंट हुआ है या नहीं है, ये दे देगा आपको। यूरोपियन यूनियन दे देगा, यूके दे देगा, न्यूजीलैंड दे देगा, उसमें एक दे देगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, आगे मुद्दा पे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा मुद्दा क्या है? हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अरावली रेंज को कैसे हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या है ये हालिया समाचार में क्यों आया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अरावली को पहचान देने के लिए क्या किया है, एक परिभाषा घोषित किया। ठीक है, एक डिफिनेशन दिया है इसका। ठीक है, कि किसे मतलब अरावली कहा जाएगा, अरावली की पहाड़ी। ठीक है, तो जिसकी जो 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो भूभाग होगा, उसी को अरावली पहाड़ी का माना जाएगा। ठीक है, मानने की अनुमति दी जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का किया है कि एक डिफिनेशन दिया है कि जिसका 100 मीटर ऊंचा जो भूभाग होगा ना, उसी को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ठीक है, इसका आलोचना क्या हो रहा है? ठीक है,
तो आलोचना हो रहा है कि केवल आप एक ऊंचाई हाइट के अकॉर्डिंग आप इसे परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक मानदंड का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, ठीक है, और पारिस्थितिक महत्व को अनदेखा कर दिया गया, ठीक है। 80 से 90% अरावली क्षेत्र क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होने लगेगा, फिर खनन होने लगेगा, वनों की कटाई होने लगेगा। जब ये पहाड़ी रेंज से ये हट जाएगा अरावली रेंज से, तो इसमें खनन और ये एक आसानी से मतलब करने की अनुमति मिल जाएगी। अरावली आप पढ़ते हैं, अरावली पर्वत के बारे में कुछ तथ्य पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, ठीक है। इसका विस्तार कहाँ-कहाँ से है, ये कहाँ-कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। इसका एज कौन सा ये युग का है, ठीक है। तो लगभग 150 से 250 करोड़ वर्ष पहले का है, ठीक है। नेचर में कैसा है, तो अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है, रेसिडुअल माउंटेन्स है, ठीक है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी इसका कौन सा है, गुरु शिखर, जिसको माउंट आबू कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, माउंट आबू। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं कि इस चीज में जो ये परिभाषा दिया गया है, इससे क्या-क्या समस्या बढ़ सकती है? तो बड़ी संख्या में क्या हो जाएगा, छोटी पहाड़ियों को संरक्षण से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके कारण हो जाएगा क्या, खनन होने लगेगा, निर्माण होने लगेगा, अतिक्रमण का खतरा बढ़ेगा, वनों की कटाई होगा, शहरीकरण और रियल एस्टेट का दबाव बढ़ेगा, स्पष्ट कानूनी परिभाषा का अभाव है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइट के बारे में दिया गया है, ठीक है? इसमें कोई भी साइंटिफिक मापदंड का उपयोग नहीं किया गया। राज्यों में संरक्षण नियमों का असमानता हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कहीं पे राज्यों में नीचे पड़ जाता है, कम हाइट होता है, उसे भी ये मतलब रेंज में शामिल किया गया है। तो वहाँ के लोग वहाँ के संरक्षण नियमों में क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं आगे बढ़ के कि कानूनी एवं संस्थागत पहल क्या क्या किया गया है, ठीक है? ये क्या मतलब पहल क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है? परिभाषा तय करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अवैध खनन पर रोक लगा रहा है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है मंत्रालय है, वो क्या करेगा, पर्यावरण दिशा निर्देश देगा, राज्य सरकारों को मैपिंग और डिमार्केशन का निर्देश देने का काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहते हैं कि जो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या समाधान है, क्या सुझाव है, ठीक है। तो क्या सुझाव दिया गया है, यहाँ पे वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिकी आधार पर परिभाषा होना चाहिए, ठीक है, ना कि सिर्फ हाइट पे, ठीक है, जो हाइट पे दिया गया है। जीआईएस एवं सैटेलाइट आधारित मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। सामुदायिक लोकल कम्युनिटीज का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि क्या-क्या, हाँ, लोकल कम्युनिटी जो होता है ज़्यादा जानकार होते हैं, ठीक है, तो उनकी भी भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है, कोई भी परिभाषा बनाने से पहले या पॉलिसी बनाने से पहले, ठीक है। अंतर्राज्यीय समन्वित नीति लाना पॉलिसी लाना चाहिए, अवैध खनन पे सख्त आपका प्रवर्तन होना चाहिए, ठीक है। अरावली को क्या है, इको सेंसिटिव ज़ोन घोषित करना चाहिए, ठीक है? इससे क्या हो गया कि यहाँ के जो डाइवर्सिटी है, उसको सुरक्षा मिलेगा, ठीक है? विविधता आपका इकोसिस्टम को आपका सुरक्षा मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने आज पहली बार आपके लिए एक क्वेश्चन भी सेट किया हूँ, ठीक है? आप हमारे जो चैनल है आपका टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, वो क्या है? वेब्स एकेडमी 24, ठीक है? इस पे आप अपना जुड़कर प्रश्न को आप आंसर आप भेज सकते हैं, ठीक है? आप इस पे भेज सकते हैं, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आज ये प्रश्न क्या है? थोड़ा पढ़ लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए हाल में न्याय के हस्तक्षेपों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है? ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? उसी के बाद वही चीज़ मतलब आपको अपने तरीके से, अपने भाषा में और अपने माइंडसेट से लिखना है, ठीक है? तो बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुद्दा क्या है आज का? जो थर्ड है, थर्ड का क्या कह रहा है कि राज्यसभा पासेस बिल फॉर
100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र में क्या है, 100% जो एफडीआई को मतलब बिल लाया है, ठीक है, पास कर दिया है बिल्कुल। क्या है, संसद के शीतकालीन, अभी जो शीतकालीन सत्र हो रहा है उसमें क्या किया है कि सबका बीमा सबकी रक्षा, ठीक है, वो अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉ बिल 2025 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, ठीक है। अब क्या होगा कि बीमा क्षेत्र में क्या हो जाएगा, एफडीआई जो हो जाएगा वो पहले क्या कितना था, 74% था, अब क्या हो जाएगा, ये बढ़ के 100% हो जाएगा, ठीक है, 100% कर दिया गया, ठीक है। बिल पहले लोकसभा में पारित हो चुका था, ये बाकी था राज्यसभा में, अब दोनों सदनों से मंजूरी हो गया, या कानून बन जाएगा अब, ठीक है। क्या बदलाव होगा, ठीक है, क्या बदलाव हुआ, तो एफडीआई सीमा में वृद्धि हुआ, 74 से कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74 से 100 हो गया, ठीक है। और क्या हो गया, लॉ ऑफ द लैंड में संशोधन हो जाएगा, इस बिल से निम्न व्यवस्थाओं में बदलाव होगा, जैसे कैसे, इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 का, उसमें बदलाव होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 में बदलाव होगा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 में बदलाव होगा। ये संशोधन बीमा क्षेत्र को आधुनिक और निवेश अनुकूल बनाने के लिए ही लाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें और क्या है, तो इसमें क्या सरकार क्या कर रहा है, सरकार का लाने के पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, तो सरकार जो है, वित्त मंत्री जो हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने क्या बोला है कि इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, और विशेषज्ञता से बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ठीक है, कंपटीशन बढ़ेगा, इससे क्या होगा, प्रीमियम कम होगा, ठीक है, बीमा का कवरेज बढ़ सकता है, रोजगार का अवसर मिलेगा और निवेश में इजाफा होगा, ठीक है। अब इसमें लाभ क्या होगा, इसके लाने से लाभ क्या होगा, प्रमुख लाभ, तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश मिलेगा, इससे क्या हो जाएगा, विदेशी कंपनियां पूर्ण स्वामित्व के साथ भारत में बीमा व्यवसाय कर सकेगी, पहले कितना था, 74 था, ठीक है, अब क्या हो गया, 100 हो गया, तो इसका स्वामित्व अपना विदेशी कंपनी भी बन सकते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीमा कवरेज में वृद्धि होगी, ठीक है। क्या होगा कि ग्रामीण और कमजोर वर्ग तक जो पहले नहीं पहुंच पाती थी इंश्योरेंस कंपनी, अब ये अपनी पहुंच बढ़ाएगी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी और विदेश जो बढ़ेंगी ज्यादा, तो वो अपना हर जगह अपना कवरेज करेगा, आपका गांव में भी और शहरों में भी। अब थर्ड में क्या इससे लाभ होगा, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी तकनीक बढ़ेगा, विदेशों से तकनीक भी आएगा, इससे क्या होगा, बेहतर उत्पाद होगा, जो जोखिम प्रबंधन तकनीक और सेवाएं भी मिल सकेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आलोचना भी किया जा रहा है, ठीक है, आलोचना भी किया जा रहा है इसका, क्या है आलोचना में, पढ़ते हैं, तो आलोचना और चिंताएं क्या है इसकी, तो पहला आलोचना है, कुछ पक्षों का कहना है कि एलआईसी और भारतीय कंपनी की जो अब विदेशी कंपनी आने से क्या हो जाएगा कि भारतीय कंपनियों की भूमिका कमजोर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास नए नए टेक्नोलॉजी है और ज्यादा कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है, एलआईसी की भूमिका कम हो जाएगी, विदेशी कंपनियों के बढ़ते स्वामित्व से सुरक्षा एवं डाटा नियंत्रण में जोखिम हो सकता है, क्योंकि यहाँ का डाटा वो बाहर भी ले जा सकते हैं ना, तो इससे डाटा का जोखिम भी बढ़ेगा। विपक्ष ने क्या कहा कि भारतीय संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ाने वाला कदम बताया गया, क्या कहा गया कि इससे क्या होगा, भारतीय संसाधनों पर विदेशी नियंत्रण बढ़ सकता है, ठीक है। अब हम लोग इतने देर से एफडीआई बोल रहे थे, अब एफडीआई का मतलब समझते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि एफडीआई किसे कहते हैं, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका परिभाषा जानते हैं क्या होगा, जब कोई विदेशी व्यक्ति, मतलब कोई विदेश के व्यक्ति है या कंपनी किसी भी देश में जाके अगर दीर्घकाल, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है और प्रबंधन में नियंत्रण और प्रभाव रखता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एफडीआई बोलेंगे। इसमें क्या है, एक टर्म आता है कि किसी भी भारतीय कंपनी में 10% से या उससे अधिक हिस्सेदारी अगर विदेश के कोई व्यक्ति या कंपनी आके यहाँ करते हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश बोला जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि उदाहरण में क्या है कि विदेशी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाती है, ठीक है, उदाहरण, विदेशी कंपनी अपना फैक्ट्री लगा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है,
एक एपीआई भी होता है, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें क्या हो गया कि 10% जो वहां पे एफडीआई का एक नॉर्म सेट किया गया था उससे कम, ठीक है, 10% से कम निवेश अगर करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, एफपीआई कहा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, जब विदेशी निवेशक शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, बिना प्रबंधन का, इसको ही बोला जाता है हॉट मनी। हॉट मनी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हॉट मनी बोला जाता है, ठीक है, हॉट मनी कहा जाता है, एफबीआई को हॉट मनी कहा जाता है। अब विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज का चौथा मुद्दा, और आज का ये लास्ट है, ये एडिटोरियल है, ठीक है। आप देख देख सकते हैं इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द चेंजिंग पैटर्न ऑफ इंडियाज स्टूडेंट माइग्रेशन, ठीक है। क्या है कि अब बदलाव हुआ है स्टूडेंट प्रवासी पर, ठीक है। क्या है कि भारत में लंबे समय से विदेश में छात्रों को भेजने वाला प्रमुख देश रहा है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे देशों में स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते थे, परंतु हाल के वर्षों में क्या हो गया, छात्रों का जो डिस्टेंस है और सब्जेक्ट है और उनका उद्देश्य और प्रवासन के नेचर में महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है, ठीक है। क्या क्या हुआ है भैया, जरा देखते हैं हम लोग कि क्या आगे हुआ है। तो इसमें पहले का और जो ट्रेडिशनल है और नए का न्यू, ठीक है, पहले ट्रेडिशनल पारंपरिक और नए का गंतव्य डिस्टेंस देखते हैं। तो पहले का कहाँ लोग जाते थे, सबसे जाते, तो प्रमुख देश कौन से, यूएस थे, ब्रिटेन था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था पहले का, तो उस शिक्षा के लिए, अस्थाई बसाव के लिए, ठीक है, ग्रीन कार्ड जो दिया जाता था अमेरिका में, उसके लिए लोग जाते थे। क्या ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य क्या था, उस शिक्षा के लिए, अस्थाई बसाव के लिए वहाँ जाते थे, क्योंकि वहाँ शिक्षा प्राप्त करके वहीं मतलब अपनी कंपनी में जॉब पकड़ लेते थे। और अब का क्या हुआ है, पैटर्न क्या हुआ, चेंज जो बदलाव आ रहा है, अब नए उभरते हुए गंतव्य जो बनाया जा रहा है, कनाडा में लोग ज़्यादा जा रहा है, जर्मनी में लोग ज़्यादा जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, आयरलैंड जा रहा है, जापान जा रहा है, ठीक है। क्यों, कारण क्या है यहाँ का, तो कम ट्यूशन फी है यहाँ का, ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है, ठीक है। और क्या है, अनुकूल इमिग्रेशन नीति है, मतलब यहाँ भारतीय स्टूडेंट के लिए मतलब अनुकूल इमिग्रेशन नीति यहाँ के देश जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। और विषयों में बदलाव हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, विषयों में क्या बदलाव हुआ है, पहले को किस लिए लोग जाते थे, तो इंजीनियरिंग करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, एमबीए करने के लिए। और अब जो जा रहे हैं, अब किस लिए जा रहे हैं, तो अब का जो है डाटा जो क्या है, अब जा रहे हैं डाटा साइंस के लिए, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, क्लाइमेट स्टडीज के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि स्किल ओरिएंटेड और जॉब लिंक्ड कोर्स की मांग बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए क्या है कि लोग इन सब्जेक्टों पे अब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आर्थिक सामाजिक कारण क्या है, तो भारत में क्या है गया, आर्थिक सामाजिक कारण देखते हैं तो सीमित उच्च गुणवत्ता वाले संस्थान, यहाँ क्या है कारण कमी है, तीव्र प्रतिस्पर्धा है, ठीक है। विदेश में क्या है, विदेश में है क्या कि बेहतर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है, उच्च वेतन संभावना है, मतलब अगर जॉब आपको मिलती है तो हाई पेमेंट वाला मिलता है आपको, वेतन मिलेगा आपको वहाँ का, ठीक है। इससे क्या है, भारत सरकार की इसके लिए क्या पहल और प्रभाव क्या पड़ा है, तो इसके लिए क्या चलाया है भारत सरकार, नई शिक्षा नीति जो 2020 लाया है, ठीक है। विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति भी दिया गया है, ठीक है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन किया गया है, ठीक है। G20 शिक्षा एजेंडा लाया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इससे ये सब लाने से, आउटबाउंड माइग्रेशन कम करना है, ठीक है, बाहर माइग्रेशन जो हो रहा है कम करना है, इंडिया को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाना है, ठीक है। इसके लिए ये भारत सरकार का पहल है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि चुनौतियां क्या क्या है, ठीक है, चुनौतियां क्या क्या है, समस्या, तो ब्रेन ड्रेन की निरंतरता बढ़ेगी अगर बाहर जाएंगे लोगों, तो सामाजिक आर्थिक असमानता आएगी इससे, फर्जी एजेंट होगा जो वीजा में धोखाधड़ी करके उसको ठग ठग सकता है, ठीक है। विदेशी देशों का सख्त इमिग्रेशन नीतियां बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अवसर और सकारात्मक पहलू क्या हो सकता है, क्या अवसर इससे हैगा, अगर मान लिया जाए कोई जाता है
तो विदेशी रेमिटेंस हमारा बढ़ेगा, ग्लोबल नेटवर्किंग बढ़ेगा, ठीक है, स्किल और टेक्नोलॉजी का स्थानांतरित होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा। भारत की सॉफ्ट पावर में जो नीति है उसके में वृद्धि होगा, ठीक है। तो आज का मुद्दा हमारा समाप्त हुआ, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आपका, टेलीग्राम चैनल वेब्स एकेडमी 24, और हमारे वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटजी चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तथा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द हिंदू क्लास कैसे लग रही है, और बाकी क्लासें हैं दो टॉप 25 मैंने कल हिस्ट्री का करवाया था, और मैं आपके लिए जो स्पेशल जो बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होने वाला है और एसआई का एग्जाम होने वाला है, जेपीएससी भी निकल चुका है, तथा यूपी विशेष का भी जो एग्जाम का, इसके लिए मैंने मैराथन क्लास जो मैं कंडक्ट करवाने वाला हूँ करंट का, 1 साल का मैंने करंट का एमसीक्यू के साथ आपको कंडक्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तथा आज मैं आपके लिए एक और चीज़ मैं लाने वाला हूँ, जो हिस्ट्री का पहले मैं करवा चुका हूँ, आज मेडिवल हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल वेब्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटजी पे जुड़े रहिए, और हमारे साथ बने रहिए, और ताकि आपको अच्छे-अच्छे आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।